ओम शांति स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आपको बताया गया था बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड ड्यूअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जब ये बात आया कि ईच एंड एवरीथिंग हैज़ ड्यूअल नेचर, मीन्स दैट बिहेव्स एज पार्टिकल एज वेल एज द वेव नेचर। दैट मीन्स there should be certain relation which obeys wave concept as well as particle concept। चूँकि अब तक इस ड्यूअल नेचर कंसेप्ट के पहले जो भी रिलेशन आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री में पाते हैं, आइदर दैट वन इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल बिहेवियर और दैट बेस्ड ऑन द वेव कंसेप्ट। जब ये आपको एज ए ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आपको इन्वर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया, ऑल साइंटिस्ट एक्सेप्टेड इट, तब several scientists involved to give such a relation which obeys both concept, particle concept as well as wave concept। तो इसमें से साइंटिस्टों में आपको डी ब्रोगली को सफलता मिला। He succeeded to give such a relation which obeys both concept, particle concept as well as wave concept। तो अभी हम ये डी ब्रोगली इक्वेशन को समझने जा रहे हैं और उसको हम लोग रिलेशन को एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले उससे जानने से पहले आप एक और कंसेप्ट को जान लीजिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हेन एनर्जी प्रोपगेट्स one point to other point, that always propagate in very tiny pocket, small pocket। छोटे छोटे पॉकेट में एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह प्रोपगेट होते रहता है। ये इसका कंसेप्ट था प्लैंक्स का। जैसे छोटे छोटे बॉक्स में, छोटे छोटे टाइनी बॉक्स में एनर्जी आपको प्रोपगेट होता है एक जगह से दूसरी जगह, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। But each and every particle or the wave associated with certain energy and that remain in a tiny pocket, that is called photon or quanta। And according to this concept, the energy possessed with particle or wave is directly proportional to its frequency। वो पार्टिकल का जो भी फ्रीक्वेंसी हो और वेव का जो भी फ्रीक्वेंसी है, उसमें जो एनर्जी पजेस करता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जिस पार्टिकल और वेव का जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसमें उतने ही ज़्यादा एनर्जी पजेस करता है। जैसे आप कह सकते हैं कि रे में, लाइट रे में 7 कलर रे है, आपको वायलेट टू रेड, तो उसमें से आपका वायलेट कलर का फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है कंपेयर टू रेड कलर रे। इसलिए वायलेट कलर रे में जितना एनर्जी है उतना आपका रेड कलर रे में नहीं है। ऐसे वेवलेंथ आपका उसका ज़्यादा है रेड कलर रे का कंपेयर टू द वायलेट कलर। तो एनीवे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम लोग ये अभी बात बोलें, द एनर्जी ऑलवेज प्रोपेगेट्स इन very tiny pockets from one point to other point or one place to other place। That is, energy possessed in certain tiny pocket is called photon or quanta। लाइट रे से रिलेटेड जो भी होगा या वेव से रिलेटेड जो एनर्जी होगा उसमें हम फोटोन बोलेंगे,
और पार्टिकल रिलेटेड जो एनर्जी पजेस करेगा उसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, एनर्जी वेरी टाइनी पॉकेट में एक प्लेस से दूसरे पॉकेट में प्रोपगेट होते रहता है, ये प्लैंक्स का कहना था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनर्जी associated with particle or wave is directly proportional to its frequency। फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम लोग मान लें एनर्जी को हम लोग डेल ई से रिप्रेजेंट करें एनर्जी, और म्यू को हम लोग फ्रीक्वेंसी हम लोग कर लें फ्रीक्वेंसी, ठीक है। केमिस्ट्री में इसका न्यू से हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी को, फिजिक्स में इसी को एन या एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, लेकिन केमिस्ट्री में न्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये स्टेटमेंट के आधार पे लिख सकते हैं डेली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और डेल ई आप प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे एच, जिसको हम लोग बोलते हैं वेयर एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.66 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। जूल में होगा तो 10⁻34 हो जाएगा। ओके, अब ये एक रिलेशन हुआ, यहाँ से आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं इक्वेशन को, फ्रीक्वेंसी के टर्म पे है। आप चाहेंगे तो इसको हम डेली को वेवलेंथ के रूप में हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। म्यू इक्वल जो है आपको c बाय लैम्डा होता है, न्यू बराबर c बाय लैम्डा। आपको 9-10 फिजिक्स में भी किए होंगे, फिजिक्स में आपका साउंड चैप्टर में v इक्वल एन लैम्डा लिखते थे, n जहाँ फ्रीक्वेंसी, v वेलोसिटी है। तो लाइट से वेलोसिटी जब रहता है हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टिकल का वेलोसिटी रहता है तो जनरली v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं कहीं रिप्रेजेंटेशन को भी ध्यान देना पड़ता है। तो v इक्वल एन लैम्डा, यानी यहाँ पर म्यू होगा तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, v बाय लैम्डा या c बाय लैम्डा हम लोग लिखे हैं। तो अभी आप यहाँ से क्या पा रहे हैं, डेली जो एनर्जी पजेस विद पार्टिकल और वेव जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो जिस रे का जिस पार्टिकुलर वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ही कम एनर्जी पजेस करेगा, और फ्रीक्वेंसी का देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसमें उतने ही ज़्यादा एनर्जी पजेस करता रहेगा। और अब आप यहाँ पर यही जो स्मॉल पॉकेट में जो एनर्जी प्रोपगेट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, इसी का नाम है फोटोन और क्वांटा, फोटोन और क्वांटा। तो इसमें कितना एनर्जी पजेस करता रहता है, दैट इज एच म्यू के बराबर पजेस करता रहता है। ये जो फोटोन होता है एच म्यू पर, एक मोल के लिए जब आएगा तो वहाँ पर हम लोग इसी को एवोगाड्रो नंबर से रिप्रेजेंट कर मल्टीप्लाई करना होगा, डेली इक्वल एन एच म्यू फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल ऑफ पार्टिकल के लिए हम लोग चर्चा कर सकते हैं। कैपिटल एन एवोगाड्रो लॉ है, सॉरी एवोगाड्रो नंबर है 6.023 10⁻23। ओके, तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में अभी आप एक रिलेशन जाने, एनर्जी पजेस विद पार्टिकल और वेव दैट इज इक्वल टू एच म्यू। अब हम लोग आते हैं डी ब्रोगलीज इक्वेशन। तो अभी जस्ट हमने बताया था कि ड्यूअल नेचर को जब एग्जिस्टेंस में आया, जब साइंटिस्ट लोग उसको एक्सेप्ट किया कि दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड दैट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल साइंटिस्ट, तब वहाँ रिलेशन ऐसा सर्च करने लगा कि कौन सा ऐसा रिलेशन है, एक्सप्रेशन है जो दोनों कंसेप्ट को, चूंकि इसके पहले जो भी रिलेशन था आइदर बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर और द वेव नेचर, तो हमारा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज इक्वेशन,
सपोज मान लो ये एक सब्सटेंस है, ये m मास का सब्सटेंस है। यदि हम आइंस्टीन के आधार पे हम इसको एनर्जी निकालना चाहें तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन आप लिख सकेंगे एनर्जी जो है आपका डेली, दैट इज हाफ mv या mc स्क्वायर, हाफ डेली इक्वल mc स्क्वायर। मतलब उसमें जो मास है और वेलोसिटी लाइट का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल एनर्जी उसमें पजेज हो रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम के आधार पे जब निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो आप यही सब्सटेंस का, यही बॉडी का आप एनर्जी जब निकालेंगे तो डेली इक्वल क्या निकालेंगे? एच म्यू या एच सी बाय लेमडा। अब सब्सटेंस वही है, आइंस्टीन के आधार पे जब निकालते हैं तो इतना एनर्जी हुआ और प्लैंक्स के आधार पे इतना हुआ, तो वैल्यू तो दोनों सेम होगा, इसलिए फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन से ले सकते हैं आप, फ्रॉम 1 and 2। तो लिखेंगे आप वहाँ पर ही एच सी बाय लेमडा बराबर एम सी स्क्वायर। यह सी कैंसिल हो गया तो h बाय लेमडा हो गया और यहाँ एक c बच गया है, तो यानी एम सी बराबर वो हो गया h बाय लेमडा। यानी आप यहाँ पर ही लिख सकते हैं, ये एम भी यहाँ पर लेमडा उधर ले जाइए, तो लेमडा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेमडा इक्वल h बाय एम सी या h बाय एम भी। दिस इज द डी ब्रॉगली इक्वेशन। आप लिख सकते हैं दिस इज द डी ब्रॉगली इक्वेशन। आप यहां देखते हैं कि यहां पर मास भी है, तो पार्टिकल में मास होता है, वेव में तो मास होता नहीं है। अब देख रहे हैं ये वेवलेंथ है, लैम्डा वेवलेंथ है, तो जनरली उसको हम लोग वेव के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जनरली ऐसे पार्टिकल में भी यूज़ करेंगे। तो यानी यहाँ वेवलेंथ भी है, मास भी है, पार्टिकल बिहेवियर भी है। तो ये रिलेशन आपको ऐसा है जो आपका वेव कंसेप्ट और पार्टिकल कंसेप्ट दोनों को ओबे करेगा। तो ये डी ब्रॉगली इक्वेशन कैसे लाया ये रिलेशन? तो ये आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन हुआ। अब हम यहाँ से और कुछ रिलेशन हम रिलेट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, तो क्वेश्चन भी उस तरह से आएगा। तो यहाँ से आप लिख लीजिए डी ब्रॉगली इक्वेशन हुआ लैम्डा इक्वल h बाय एम भी, पार्टिकल से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यहाँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, तो उसके लिए हम लोग ये लिखते हैं। दूसरे में कह सकते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन, द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल और द वेव दैट इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर ऐसे p भी लिख सकते हैं इसको, h बाय पी, p जहाँ पर मोमेंटम है दैट इज p इक्वल एम भी। तो द वेवलेंथ ऑफ एनी पार्टिकुलर वेव दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट देते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा? h1 भी आ गया। तो ऐसे शॉर्टकट में भी बोल सकते हैं आपको डी ब्रॉगली इक्वेशन को, और नहीं तो अभी जस्ट अभी बताया था आइंस्टीन इक्वेशन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को, दोनों को आप रिलेट कीजिए तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा जिसको हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलते हैं। उन्होंने ये रिलेशन पहले एस्टैब्लिश किया। तो इस तरह से जो डुअल नेचर में जो दोनों कंसेप्ट था, वो दोनों कंसेप्ट को ये रिलेशन ओबे करता है। ओके, अब मान लो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कभी कभी डेरिवेशन इसमें दो ठो इम्पॉर्टेंट है। एक तो रिलेशन आप यहाँ से ले सकते हैं, लैम्डा इक्वल जो आप लिए हैं, तो आप ये काइनेटिक एनर्जी आपको कितने के बराबर होता है? हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए और ये एम वी स्क्वायर हो गया। तो ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी बाय आप क्या करेंगे? एम, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? v के बराबर। अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए ये वैल्यू, तो लैम्डा डी ब्रॉगली इक्वेशन हो गया। और ये काइनेटिक एनर्जी आपको यदि दिया होगा एज ए डाटा तो न्यूमेरिकली, तो आपको इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। लैम्डा इक्वल h, यहाँ m है और v के जगह में यहाँ पर
अंडर स्क्वायर रूट ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी बाय क्या हो जाएगा m। अब ये m बाहर है तो इसको यदि हम अंदर करेंगे तो अंदर में ले जाएंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, उसी का स्क्वायर रूट m हो गया। तो अभी हम दूसरे रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर अंदर कर देंगे m स्क्वायर को, तो ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी के ई काइनेटिक एनर्जी और यहाँ m स्क्वायर, नीचे पहले m तो था ही तो m कैंसिल हो गया। तो अब क्या आ गया ये रिलेशन, लैम्डा इक्वल h बाय अंडर स्क्वायर रूट दैट इज ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी इनटू m हो जाएगा। तो कभी कभी ये आएगा डिराइव द रिलेशन, क्वेश्चन के रूप में आ चुका है बहुत बार कि डिराइव द फॉलोइंग, और वो लिख देगा आपको लैम्डा इक्वल h बाय अंडर स्क्वायर रूट ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी m, इसको प्रूव करने बोलेंगे। देखो कितना आसान है। तो सबसे पहले लेंगे फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा इक्वल h बाय एम बी, इक्वेशन नंबर 1 रख देंगे। फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर लेंगे और यहाँ v का वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे। और ये v का वैल्यू आपका जो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये आपका हो गया लैम्डा इक्वल h बाय ट्वाइस अंडर स्क्वायर रूट ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी m। तो मान लीजिए न्यूमेरिकल में आपको मास नहीं दिया हुआ है, सॉरी मास दिया हुआ है, आपका मोमेंटम डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह हम काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। तो आपका वेवलेंथ निकालेंगे, अब वेवलेंथ दिया होगा तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, या काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा डाटा दिया हुआ है तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ये तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट वो आपको याद रखना हो, ऐसे न्यूमेरिकल में आपको दिया रहता है कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब इससे एक और रिलेशन आपको आता है डी ब्रोगली इक्वेशन से, दो इम्पॉर्टेंट है, एक ये, इसको भी मार्क कर लीजिए VVI, और यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा, उसको भी ध्यान से देखिए। सेकेंड क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि डिराइव द बोर्स एट थर्ड पोस्टुलेशन लिख सकते हैं, थर्ड या सेकेंड पोस्टुलेशन बात करेगा, थर्ड पोस्टुलेशन, सेकेंड पोस्टुलेशन लिख दीजिए हम लोग। तो अभी बोर्स एटॉमिक मॉडल में आपको सेकेंड लिखे हैं हम लोग वो रिलेशन, डिराइव द सेकेंड पोस्टुलेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन। या इसी को दूसरे में लिखेगा हाउ डी ब्रोगली इक्वेशन कोरिलेट द सेकेंड postulation of Bohr's atomic model, Bohr's atomic model। तो सेकेंड पोस्टुलेशन क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ n इंटीजर टू h बाय ट्वाइस पाई। आपको डी ब्रोगली इक्वेशन से ये रिलेशन आपको लाना है तो हो जाएगा। हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन से चलेंगे तो इससे पता चल जाता है कि डी ब्रोगली इक्वेशन और बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो ये रिलेशन दिया है वो सही है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करता है। तो इसके लिए आप कैसे डिराइव करेंगे, एक क्वेश्चन है, ये भी आपको, चूंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये दो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका, एक ये हुआ शॉर्टकट में, ये भी एक शॉर्ट में ही आता है। फिर आपको हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में एक डेरिवेशन आएगा। उसके बाद ऐसे तो 12th में आपका बहुत ज़्यादा डेरिवेशन, 11th में डेरिवेशन है, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिलेगा, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर में मिलेगा, थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा और केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान में रख लेना होगा, जब भी आप एग्ज़ाम फेस करने जाएंगे
तो आपको डेरिवेशन तो रहेगा ही। तो जितने डेरिवेशन है आपको यदि पता है तो आपको समझिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आप निश्चित रूप से पकड़ लेंगे। कोई कभी कभी टीचर 2-2, 3-3 डेरिवेशन दे देता है, तो उसमें आप बहुत तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए जितने भी डेरिवेशन आपको मिलेगा 11th क्लास में, उसको आप ध्यान से एक जगह लिख लीजिएगा। तो इसमें अभी 3 डेरिवेशन है इम्पॉर्टेंट, जिसमें एक मैं बताया, अभी दूसरा बताने जा रहा हूँ। तो इसको चलते कैसे आपको लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, चूँकि बोर्स एटम मॉडल की बात किया है, तो इलेक्ट्रॉन तो आपको मूव करता रहता है सर्कुलर पाथ में, सेल में, ऑर्बिट में। तो ये आप यहाँ फिगर बना लीजिए, ये न्यूक्लियस है जहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, r डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है इन सर्टेन सर्कुलर पाथ में। तो यहाँ आप लिखेंगे लेट अस टेक m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन moves with velocity v at radius r। ओके, तो ये आप मान के चले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी और r। तो अब यहाँ पर देखिए 2 बात है ड्यूअल नेचर में। जब आपको एज ए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ऑर्बिट एज ए वेव, वेव के रूप में मूव कर रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एज ए मूव कर रहा है एज ए वेव, तो आप ऐसे वेव जैसे मूव करता रहता है वैसे आप लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान देना, ये सरकमफ्रेंस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जहाँ पर रहता है। ये 2 केसेस होगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन एज ए वेव मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो जहाँ से ये वेव यहाँ से जो चला ऐसे, और ठीक ये आपको जाके वहाँ मिल गया, तो यानी एक सर्कुलर पाथ में मूव किया। तो आप ये देख रहे 2 सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रैप को हम वेवलेंथ बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ आपको एक वेवलेंथ हुआ, या यहाँ से यहाँ आपका एक वेवलेंथ हुआ। तो मान लो एक वेवलेंथ हुआ, दूसरा वेवलेंथ हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से n वेवलेंथ आएगा। यदि कंटिन्यूअस इस सर्कुलर पाथ में यदि मूव कर रहा है, वो उस पाथ से इधर उधर नहीं होता है, तो जहाँ से वेव गया और लास्ट में वहीं जाके मिलेगा। तो इस तरह से हाउ मेनी वेव डेवलप, वेवलेंथ डेवलप, वेव नहीं, हाउ मेनी वेवलेंथ डेवलप, तो n वेवलेंथ डेवलप हो गया। तो इसका यहाँ जो वेवलेंथ मान लीजिए, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल वेव, इलेक्ट्रॉन वेव को लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन वेव इज लैम्डा। सो और यदि मान लो एज ए यहाँ पर वेव नहीं होगा और सर्कुलर पाथ में नहीं होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो ये ऐसे वेव डेवलप करेगा और आगे पीछे हो जाएगा। और यदि वो सर्कुलर पाथ में, तो जहाँ से क्रिएट हुआ वहीं जाके फिर मिलेगा, तब कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट सरकमफ्रेंस को वो में है, और वो उतना में आपको मूव करता रहता है, उस पाथ से इधर उधर नहीं जाता है। तो इसके आधार पे चलेंगे। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इज लैम्डा मान लिया, तो टोटल वेवलेंथ जो होगा, टोटल वेवलेंथ कितने के बराबर लिखेंगे, n लैम्डा के बराबर होगा। एंड इट मस्ट बी इक्वल टू इट्स सरकमफ्रेंस, यानी किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितने के बराबर होता है, दैट इज ट्वाइस पाई आर। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज n लैम्डा जो हुआ, या ट्वाइस पाई आर, ये तुम्हारा सरकमफ्रेंस हो गया टोटल। और वो कितने टोटल डिस्टेंस हो गया, ये वेवलेंथ के आधार पे लैम्डा वेवलेंथ डेवलप किया, तो n लैम्डा है, तो n लैम्डा हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए। ठीक है, अब फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन में आइए आप। फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन,
तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, ट्वाइस पाई आर एन लैम्डा क्यों लिखें, कैसे हुआ। अब डी ब्रोगली इक्वेशन में हमको क्या मालूम है, लैम्डा इक्वल क्या है, एच बाय एम भी। ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। तो यहाँ भी लैम्डा है, यहाँ भी लैम्डा है, दोनों को आप इक्वेट कीजिए। फ्रॉम 1 and 2, तो हम लोग क्या पाएंगे, ट्वाइस पाई आर एन लैम्डा की जगह में ये एच एम भी लिख दीजिए। अब ऐसा कीजिए, एम भी को इधर लाइए और आर को इधर लाइए, आर इधर रहेगा, एम भी, और 2 पाई को उधर ले जाइए। तो एम भी आर और एन एच, और यहाँ पर क्या हो गया, ट्वाइस पाई। तो दिस इज second postulation of Bohr's atomic model। तो इसको तो हमने अपने से जबरदस्ती नहीं लिया है, आपने क्या किया, वेव कंसेप्ट के आधार पे ट्वाइस पाई आर इक्वल एन लैम्डा लिखा है, दैट इज करेक्ट। और ये आपका डी ब्रोगली इक्वेशन भी करेक्ट है, लैम्डा इक्वल एच बाय एम भी। तो ये दोनों से आपको ये प्रूव करता है सेकेंड पोस्टुलेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो वो हाइपोथेटिकली दिया था, विदाउट एक्सपेरिमेंट करके वो लिखा था। देखिए आपको ये आपको सही साबित कर दे रहा है। तो इस तरह से आपको तो क्वेश्चन के रूप में आएगा कि आप कैसे आप कोरिलेट करता है डी ब्रोगली इक्वेशन सेकेंड पोस्टुलेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो शॉर्ट में आपको ये 2 इक्वेशन आपको लाना होगा, लिखना होगा, इक्वेट कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा। तो 2 डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, तो इस सेकेंड वाला भी इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे इससे आगे, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।